हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप जब डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल सुपर स्ट्रांग होते हैं। तो कभी भी ये कहने का मौका आपको नहीं मिलेगा कि पेपर टफ आया या पेपर आउट ऑफ कोर्स आया। ये फायदा मिलेगा, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप सरलता से निकाल पाएंगे। तो इसी कड़ी में मैं आपको मदद करने के लिए सीरीज लेके आया हूं, जहां पे डिटेल्ड मैं डिस्कशंस कर रहा हूं। आज हम लोग पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 2 पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये मैं हर चैप्टर को कम से कम पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे ज्यादा पार्ट आपको ना देखने पड़े। तो इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है पूरे चैप्टर को, और 4 वीडियो इसके आएंगे। तो पहला वीडियो क्या है, मैं आपको फुल चैप्टर शेड्यूल दिखा देता हूं। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फुल चैप्टर शेड्यूल। चैप्टर 1 जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, फिर 2, 3, 4 और 4 पार्ट्स के अंदर ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आज जो डिस्कशंस का मुद्दा होगा मैं एक बार बता देता हूं, काफी मटेरियल है इसमें। जैसे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्कशन होगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, फिर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये मोटी मोटे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये आपको पहले पता चल जाएगा तो आप वो टॉपिक देख पाएंगे। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। कई बच्चों का ये कहना रहता है कि जो आप यहां पर पढ़ा रहे हैं सर, उसका अगर आपको पीडीएफ भी मिल जाए तो आपके लिए पढ़ाई काफी आसान हो जाती है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको जो मैं यहां पर लिखूंगा उसका एनोटेशंस के साथ, लिखावट के साथ आपको पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा और आपके पास रहेगी, आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में आप अरविंद एकेडमी ऐप भी आता है, यहां पर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। स्टोर सेक्शन में कुछ बैचेस या कोर्सेज हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, वो लेकर बड़ी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अभी जो कोर्स या बैच चल रहा है वो है द्रोणा बैच। तो ये है द्रोणा बैच फिजिक्स का, ये है द्रोणा बैच मैथमेटिक्स का, और इसमें मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो अपने डाउट पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। और मैं पूरा ख्याल रखता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो जो बातें आपको पूछी जाने वाली हैं वो पहले ही आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। तो द्रोणा बैच में शामिल हो सकते हैं आप, द्रोणा फिजिक्स में, और द्रोणा बैच मैथमेटिक्स के लिए आपको शामिल होने के लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में इनरोल करना होगा। खैर, आज के टॉपिक पर आते हैं, पढ़ाई को आगे लेके चलते हैं। तो टॉपिक शुरू हो जाता है, पढ़ाई शुरू हो जाती है। पहली बात होती है पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल की। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिफरेंस है तो किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो यहां पर देख लेते हैं क्या इसका कहने का मतलब है। ये डेफिनेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आप पहचान करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब अगर इस ए पॉइंट और बी पॉइंट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना चाहते हैं, तो ये यहां कोई चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। अब यहां पर प्लस क्यू नॉट जो टेस्ट चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तो लगेगा इस डायरेक्शन में। तो आप जो फोर्स एक्सटर्नल एजेंट, हम इसको इधर पुश करने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ वर्क डन करेंगे जो कि पॉजिटिव वर्क डन होगा, हमारा पसीना छूटेगा। तो आप जो यहां पे वर्क डन करते हैं ए से बी लाने में, एक यूनिट चार्ज को एसआई सिस्टम के लिए +1 कूलाम मान लीजिए, +1 कूलाम को ए से बी लाने में जितना वर्क डन होता है उसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। यही बात लिखिए, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, आप इसको इस डायरेक्शन में लाएंगे तभी आप वर्क डन करेंगे, है ना, क्योंकि इधर आना तो चाहता नहीं, रिपल्शन है। आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव वर्क डन होने वाला है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो V को लिखते हैं या कई लोग यहां पे डेल्टा V लिखते हैं, VB माइनस VA, यानी यहां पर जो पोटेंशियल था VB और यहां पर जो पोटेंशियल था वो VA।
तो VB माइनस VA इज इक्वल टू जो वर्क डन हुआ A से B लाने में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, तो यूनिट चार्ज पर कितना वर्क डन मिलेगा ये पता चल जाएगा। तो A से B लाने में जितना वर्क डन किए हैं टेस्ट चार्ज को लेकर उसी से डिवीजन मान लीजिए। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का है। यहां पर कुछ बातें और हैं, लिखा है यहां इस डेफिनेशन के अंदर ये जो टेस्ट चार्ज हमारा है ये काफी छोटा पॉजिटिव चार्ज है जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर डिस्टर्ब करेगा तो सही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि ये भी इंपैक्ट करने लगेगा इस पर। तो हम इसको बहुत छोटा सा लेते हैं जिससे इंपैक्ट ना हो। एक बात और ध्यान रखिए जो आगे इस्तेमाल भी करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करेंगे तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी ये हमारा जीरो होता है, यानी इंफिनिटी पॉइंट पर चले जाएं बहुत ज्यादा दूर इससे, तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, शून्य होगा। और एक बात जो मैंने आगे लिखी भी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसकी यूनिट का जिक्र होता है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, तो इसकी एसआई यूनिट होती है 1 वोल्ट, 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। आप जानते ही हैं कि अगर हम 1 कूलाम चार्ज को किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट लाने में 1 जूल का वर्क डन करना पड़े तो हम कहेंगे उन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सब आप ये मैं नोट्स के तौर पर आपको मिल जाता है, और जो मैं समझा रहा हूं बड़े प्यार से आप समझ सकते हैं, तो मेरे साथ समझते चलिए। अब पहली वाली चीज थी पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब है केवल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो असल में ये डिफरेंस ही होता है, लेकिन एक पॉइंट ए को हम इंफिनिटी मान लेते हैं। कहने का ये मतलब क्या है, जैसे हम 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकाल रहे थे, ए और बी, यहां से यहां ला रहे थे टेस्ट चार्ज को, तो हमने लिखा था डेल्टा वी यानी वीबी माइनस वीए और डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ये हमने फॉर्मूला भी पीछे देखा है। अगर ये जो पॉइंट ए है ये कहां चला जाए बेटा, इंफिनिटी पर, बहुत दूर चला जाए, ये पॉइंट कहां चला जाए, इंफिनिटी पर, उस समय इफ लिख देता हूं, चलो, इफ ए इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, उस समय हमारा ए का पोटेंशियल या इंफिनिटी का जो पोटेंशियल होता है उसको जीरो हम लेते हैं। तो अगर हम इस कंडीशन में हमारा VA हो गया जीरो, क्योंकि A टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये V हो गया, VB माइनस जीरो, और ये केवल वर्क डन इंफिनिटी से B तक लाने में अपॉन क्यू नॉट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है। मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज को हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट लाने में जो हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमें जो मेहनत लगती है, हम जो कार्य करते हैं, हम जो काम करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही काम उस लोकेशन का, उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ठीक, बस है ये डिफरेंस ही, लेकिन ये इंफिनिटी और उस पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो ले रखे हो, केवल पोटेंशियल नाम की चीज नहीं होती, लेकिन यहां कहना था इसलिए ऐसा कहा गया है। तो यही बात यहां पे देखिए लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लग रहा है तो आप ऐसे ला रहे हैं, आपको वर्क डन करना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स कर रहा है वो नहीं, उसके अगेंस्ट आप जो कर रहे हैं वो वर्क डन लिया जाता है यहां पर। तो V इज इक्वल टू या VB की बात कर लेंगे, जो मैंने यहां समझाया आपको कि इंफिनिटी से ला रहे हैं B तक, तो यहां पर पोटेंशियल एट B क्या रहा, W अपॉन क्यू नॉट। और ये जनरल फॉर्मूला है जो मेरे ख्याल से क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। अब यहां की SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल देख लेते हैं। तो पहले वाला SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस था, दोनों की यूनिट 1 वोल्ट ही होती है।
वोल्ट ही होती है, तो इसकी भी यूनिट आपको पोटेंशियल डिफरेंस की या पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट ही मिलेगी। बस यहां पे जब आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, इन्फिनिटी से वहां तक लाने, 1+1 यूनिट कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल का काम हो तो वहां का पोटेंशियल आप कितना मान लेंगे, 1 वोल्ट। इतनी सी बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये मैंने आपको याद दिलाया था, दिमाग में पकड़ के चलें। अब अगला जो पॉइंट या टॉपिक होता है वो होता है किसी पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर कितना पोटेंशियल बन रहा है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये मामला रहा जो मैंने यहां पे लिखा है। पहले आपको दिखा दूं मामला क्या है, फिर इसका डेरिवेशन मैं आपके लिए कर दूंगा और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा। नॉर्मली आप देखेंगे वो चीज आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी और बहुत सारी किताबों में भी नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी में मिलेगी। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी यहां कोई पॉइंट चार्ज प्लस रखा है, इससे आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पी पर हमारा कितना पोटेंशियल है ये निकालना चाहते हैं। तो फॉर्मूला आता है ये V is equal to W upon Q naught, यानी 1/4 pi epsilon naught Q by R. This is the potential at point P due to source charge plus Q. अब ये फॉर्मूला कैसे आया उसी का डेरिवेशन करने वाले हैं हम लोग। और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर एक सोर्स चार्ज आपने यहां रखा है, यही Q, तो इससे आर डिस्टेंस पर कोई पोटेंशियल V बन रहा है, तो आप स्फीयर मतलब फुटबॉल समझें, किसी भी आर पे चले जाएंगे तो पोटेंशियल आपको V ही मिलेगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वैसे भी ये स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड ही रहेगा। ये स्फेरिकल, ये सर्किल नहीं है, फुटबॉल है, स्फेरिकल शेप में है। 3D तो बनाना मुश्किल होगा मेरे लिए, है ना, आपके लिए भी मुश्किल होगा पेपर पे, तो ये आप समझ जाइए, ये इसे बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्रिक। आइए इसका जो डेरिवेशन है वो करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो मैं एक पेज इंसर्ट करता हूं और इसी का डेरिवेशन या लिख देता हूं डेरिवेशन, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। डेरिवेशन है आगे वाले फॉर्मूले का जो हम लोग कर रहे हैं। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए +Q एक सोर्स चार्ज यहां पर रखा है और इसको हम किधर रख लेते हैं, ओरिजिन पर, O पर, O इज द ओरिजिन। और हम किसी पॉइंट P पर हम इसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। इसका P पर यहां से हम अगर पोजीशन वेक्टर लें तो R इसका पोजीशन वेक्टर है, ऐसे बोला जा सकता है। R डिस्टेंस दूर है और O से नाप रहे हैं, O इज द ओरिजिन, ठीक है। और हमको लाना कहां से है बेटा, हमें लाना तो इन्फिनिटी से है, तभी तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल इन्फिनिटी से पॉजिटिव यूनिट चार्ज आप P पर लाएंगे, जो वर्क डन होगा उसे ही हम पोटेंशियल एट P बोल देंगे। तो इसको जब आप यहां से पास लाते हैं ना जैसे जैसे, तो इसके कारण ये जो Q नॉट है जिसको लेके आप चलेंगे, अलग अलग, क्योंकि डिस्टेंस बदलेगी तो आप अलग अलग फोर्स का अनुभव करेंगे। तो इस जर्नी में फोर्स कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि ये आर बदलेगा ना, यहां रहेगा तो कुछ और आर, यहां पहुंचेगा तो कुछ और आर, यहां पहुंचेगा तो कुछ और आर। तो आर इज वेरिंग, दैट मींस एफ इज ऑल्सो वेरिंग, एफ चेंज हो रहा है। तो यहां से यहां तक की जर्नी में फोर्स कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी बात एक और बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो उस वजह से, मतलब आप यहां लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे याद रहे। तो हम इस इंफिनिटी से हम ऐसे घुमा के यहां पहुंचे +Q को, या किसी भी पाथ से पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन विल बी सेम। क्योंकि आप जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही मैटर करती है, कौन सा पाथ आपने फॉलो किया है वो मैटर नहीं करता। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, हम रेडियली यानी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट अपना रखेंगे, जैसे हम आराम से कैलकुलेशन कर सके। बाकी आप लाए कहीं से, वर्क डन जहां जो मिलेगा वही यहां मिलेगा, वही किसी और रास्ते पे मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है।
ठीक है, अब यहां किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर हम ले लेते हैं पॉइंट ए। हम रास्ते में थे, कभी हम पॉइंट ए पर पहुंचे। जो पॉइंट ए है वो इससे x दूरी पर है, इस ओरिजिन से, ठीक। और एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस मैं यहां बड़ा बना रहा हूं, है छोटा b। ए पॉइंट पर जो Q0 था, इसको आप A टू B मूव किए हैं, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा? दिस इज dx। A से B का जो डिस्टेंस है, A से B जो आप मूव किए हैं, दैट इज dx इज द डिस्टेंस मान लीजिए। अब Q0 को यहां से यहां जाएंगे। अब देखिए दोनों प्लस लिया अपनी सुविधा के लिए उन्होंने, आप प्लस प्लस चाहे तो लगा भी दे, वरना समझते रहें। तो ये क्या होगा, इस पर रिपल्शन देगा, इस पर फोर्स का, और आप इसको इधर ला रहे होंगे तो आप वर्क डन कर रहे होंगे। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवे फ्रॉम टेस्ट चार्ज लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है Fe की, वो कितनी है? Fe की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है। हम जानते हैं कि हम जो फोर्स लगाएंगे वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में लगाएंगे इधर। तो हमारा जो फोर्स रहेगा वो बेसिकली F एक्सटर्नल ऐसे रहेगा। जो F एक्सटर्नल है उसका मैग्नीट्यूड तो Fe के बराबर ही रहेगा, जिससे कि हम इस पार्टिकल, इस चार्ज पर कोई एक्सेलेरेशन ना आए। यानी हम जब इसको मूव कर रहे हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ना बढ़े, कोई एक्सेलेरेशन मिले ही ना इसको, जस्ट इसी के इक्वल फोर्स लगाएं, मूव करें, ठीक। जरा सा भी फोर्स टेंडिंग टू जीरो भी होगा तो मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड है F एक्सटर्नल का, वेक्टर क्वांटिटी ऐसे लिख सकते हैं, वो मैग्नीट्यूड एक होगा। मैं ऐसे भी लिख देता हूं अब, जिसे आप समझ के हो, मैग्नीट्यूड सेम, बस डायरेक्शन अलग अलग है ना, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब यहां पर जो बात कही जाती है, देखिए इस A से B तक जो वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना लिखते हैं किताब में या कहीं और वीडियो देखेंगे तो वो भी सही है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन थोड़ा होता है। मैं लिख रहा हूं फिर भी, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? द स्मॉल वर्क डन in moving the test charge Q naught from A to B through small displacement dx against the electrostatic force, तो जो आप देखेंगे, जो कार्यक्रम किताबों में रहता है सही वो भी है, लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी अगर आप थोड़ा जबरदस्त पढ़ने वाले हैं। तो DW लिखते हैं ऐसे वो लोग, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला। और कहते क्या हैं कि ये देखिए फोर्स इधर लग रहा है और आप dx इधर ले रहे हैं, तो दोनों के बीच 180 एंगल बन गया। तो यहां पर वैल्यू लिख देते हैं f dx cos 180 डिग्री, और वैल्यू हो जाती है माइनस f dx। इस तरह से आपको बुक के अंदर मामला मिलेगा। बहुत सारी बुक्स में ऐसा है जहां पर फोर्स को लेके डेरिवेशन ये किया गया है, या आप कोई अच्छा यूट्यूब वीडियो देखेंगे अच्छे टीचर का तो वो भी ऐसे बताए होंगे। लेकिन यहां थोड़ा सा अगर आप घुस के पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहते हैं, तो ये जो फोर्स हमने लिया है बेटा, ये फोर्स तो हमने Fe लिया है ना, तभी तो ये मूव इधर कियो, Fe लियो तो 180 डिग्री तभी बनाए हुए एंगल, है ना। लेकिन हमें तो मालूम है कि बाय डेफिनेशन हमारे पास जो फोर्स होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए इधर वाला फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट वाला, जो कि इसकी विपरीत दिशा में है, इस तरफ। तो ये फोर्स तो लेंगे नहीं, यहां से लेंगे तो 0 डिग्री एंगल बन जाएगा, उधर ही डिस्प्लेसमेंट, उधर ही जा रहे हैं।
ये कंफ्यूजन होता है। देखिए अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम में ये कर देंगे सही है, नंबर मिल जाएंगे। हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो फिजिक्स को बहुत माइन्यूटली समझना चाहते हैं, इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिले। तो एनसीईआरटी में क्या किया गया है, बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने क्या कहा है, एक्सप्रेशन यही आया है, लेकिन कैसे किया है वो दिखाता हूं। उन्होंने कहा है कि यही जो वर्क डन है, ये जो वर्क डन है इसी चीज का, वो वर्क डन कितना हो जाएगा अगर मैं डी डब्ल्यू लिखूं। तो उन्होंने कहा जो वर्क डन हो जाएगा वो फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स जो हम कर रहे हैं, साथ में डीएक्स और माइनस साइन अपीयर हो जाएगा। क्यों ऐसे कह रहे हैं, बिकॉज माइनस निगेटिव साइन अपीयर्स, बिकॉज ध्यान से देखिएगा ये जो dx है ये निगेटिव है। आप इधर जा रहे हैं ना, ये तो पोजीशन वेक्टर इधर लिया था, तो आप इधर जा रहे हैं तो dx नेगेटिव आएगा। तो यहां पर बिकॉज फॉर dx इज लेस देन 0, अगर हमारा dx नेगेटिव आएगा और वर्क डन कितना होना चाहिए, पूरा पॉजिटिव, क्योंकि हम कर रहे हैं काम। तो इसको, इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव लेने के लिए, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रख दो, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो dx इज 0, फॉर dx इज लेस देन 0, वर्क डन dw मस्ट बी पॉजिटिव। ये कहां की कहानी है, ये एनसीईआरटी की कहानी है, जहां पर उन्होंने इसका यूज नहीं किया है, क्योंकि यहां पर अगर माइन्यूटली देखेंगे तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ये मैं थोड़ा औरों से अलग बता रहा हूं, ध्यान दे पाएंगे। एग्जाम में करेंगे तो भी नंबर मिलेगा, ये करेंगे तो भी नंबर मिलेगा, नंबर दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि जो टीचर साहब है वो भी यही पढ़े होंगे, ध्यान शायद ना दिए हो, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन फिजिक्स को समझने की कोशिश करें तो हमने तो डेफिनेशन में समझाया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो एक्सटर्नल एजेंट काम करता है, वो हमें वर्क डन लेना है। और वो वर्क डन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि काम हम कर रहे हैं। इसलिए एफ एक्सटर्नल और डीएक्स उसी डायरेक्शन में है तो चले आए, और माइनस रख दिया क्योंकि डीएक्स है लेस देन 0, माइनस है तो ये मिलके टोटल प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस, इसीलिए ये चीज आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो ये देखिए जो एक्सप्रेशन है, अब यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम था, और यहीं पर आप इसको लिख सकते हैं एफ ई इंटू डी एक्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। आई वही चीज, लेकिन कहने और समझने का तरीका बदल गया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए थोड़ा कदम और बढ़ाते हैं, और मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं। जैसे जब करूं तो आपको जब इसका पीडीएफ मिले तो पढ़ने में आए, वरना ये प्रेशराइज होकर छोटा हो जाता है। तो इस वैल्यू को मैं यहां पर, बेटा जी ये हमारा आ गया था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ ई इंटू डी एक्स, ये छोटा वर्क डन था। अब हमें पूरा वर्क डन चाहिए, और कहां से कहां तक चाहिए, हमें चाहिए माइनस इंफिनिटी से लेके आर तक, क्योंकि हम कहां से कहां आ रहे थे, इंफिनिटी से लेके आर तक, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया इंफिनिटी से लेकर आर तक, और ये माइनस साइन ये बाहर चला गया क्योंकि वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, माइनस इंफिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ ई की वैल्यू रख रहे हैं, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जो जो वैल्यूज कांस्टेंट है वो सारी बाहर निकाल लो, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्यू इंटू क्यू नॉट भी हमारी कांस्टेंट है, इंफिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर था, मतलब x की पावर -2 dx, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां वैल्यू आ जाएगी -1/x इंफिनिटी टू आर। ये देखिए x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x -1/x होता है, वही यहां पर वैल्यू लिखती है। इतना इंटीग्रेशन आपको उम्मीद करता हूं आता होगा, ठीक। x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं, और ये माइनस निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू रख दीजिए पहले r की, तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो ये वैल्यू देखिए क्या हो गई, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। अब हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है बेटा, वो v क्या होता है, v होता है W अपॉन क्यू नॉट। ये हम जानते हैं
तो v कितना आ गया, इसी वैल्यू को क्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो w की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, यही हमारा आंसर हो गया। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो यहां पर चार्ज का साइन रखिएगा, अगर प्लस है तो प्लस पोटेंशियल है, और अगर Q माइनस है तो माइनस पोटेंशियल है। तो पुट Q विथ साइन, साइन का मतलब है प्लस या माइनस, ये बात आपकी, ये डेरिवेशन है। यहां पर जो मैंने आपको हिलाने की कोशिश की है वो की है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा जिससे बात आप समझ पाए। मैं एक और स्लाइड ऐड करके इसका एक ग्राफ भी बना देता हूं, फिर तीनों को नोट करने के लिए 5-5 सेकंड दे दूंगा, आप पॉज करके नोट कर सकेंगे। तो इसको बढ़ता हूं, और यहां तक बात हो गई थी। अब मैं यहां पर अगर एक ग्राफ बनाता हूं जो एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेते हैं, ये इस तरीके, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दिखा देते हैं, यहां पर V और E, और हम दिखा रहे हैं कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसी R डिस्टेंस पर कैसे कैसे E वेरी होता है और कैसे कैसे V होता है। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V एंड E with R for a point charge, ये इसका ग्राफ है, जिससे बात समझ सकेंगे कि बातचीत क्या की जा रही है। ये ओरिजिन हो गया, और यहां पर R की वैल्यू दिखा देंगे। तो यहां पर जो ग्राफ हमें मिलेगा, देखिए दो तरह के ग्राफ मिलेंगे। यहां पर एक पॉइंट मैं 1 बना देता हूं पहले, और यहां कहीं 1 ले लेता हूं, तो इसका जो पॉइंट यहां 1 मिल जाएगा। तो यहां पर एक इस तरह का ग्राफ बनाता हूं, कलर बदल लेता हूं जिससे पकड़ पाए, और दूसरा ग्राफ बनाता हूं मैं ये नीला वाला ऐसे। तो ये जो व्हाइट कलर वाला है, जो देखिए स्टीप तरीके से कम हो रहा है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर चल रहा है। और दूसरा जो ब्लू कलर का है या नीला वाला जो है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r चल रहा है। तो ये एग्जामिनेशन में ये ग्राफ भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला देखिए 1/r स्क्वायर है, तो ज्यादा डीप कट मार गया, 1/r है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो ये ऊपर से निकल गया। तो ये ग्राफ भी पूछा जाता है, कभी एग्जाम में बनाने को आ जाए तो बड़े प्यार से आप कर पाएंगे। तो यहां पर इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे की जो कहानी है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, उसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे तेजी से। तो ये बात जो चर्चा थी, ये पहला स्लाइड है जहां मैंने लिखा आपके लिए, डेरिवेशन करके ये समझ पाए होंगे आप। ठीक, तो इसको आप, मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लें अच्छे से। फिर मैं ऊपर ले जाता हूं बेटा, यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। और इसके आगे सेकंड स्लाइड, ये सेकंड स्लाइड थी, मेरे ख्याल से पूरी है, ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां नोट कर सकते हैं। और उसके बाद तीसरी बात करते हैं, ये एक ग्राफ है जो पूरी बात क्लियर कर देता है। तो ये आप इसको भी बना सकते हैं पॉज करके, और आगे की चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ द डायपोल। तो वो कहानी आती है इस तरीके से, देखिए इसका भी डेरिवेशन करके दिखाऊंगा आपको अभी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल, यानी ये डायपोल है, डायपोल चैप्टर नंबर 1 पे पढ़ चुके हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो -q + q ये डायपोल हो गया, इसका टोटल लेंथ यहां से यहां तक 2a था। तो ये डिस्टेंस सेंटर से a, इधर वाला a, ठीक। इसके सेंटर से O से r डिस्टेंस दूर p पर
कितना हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इसकी गणना या इसको हम निकालेंगे। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। P क्या होता है? डायपोल मोमेंट 2qa। यहां के लिए 2a इज द डायपोल लेंथ, 2a डायपोल की लेंथ है। आइए देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग डेराइव कर सकते हैं। तो मैं इसमें शीट एक स्लाइड डाल देता हूं और यहां भी डाल देता हूं हेडिंग डेरिवेशन की। तो एक डायपोल बना लिया जाए, बहुत आसान है। और यहां पर -q, यहां पर +q, एक पॉइंट A, इसका सेंटर ले लो O, इसको मान लेते हैं B। और ये A है, ये आप और हम पहचान रहे हैं क्योंकि 2a इसका टोटल, हमने ज्यादा लाइन नहीं खींची, 2a इसका लेंथ है। और इसके सेंटर से O से किसी r डिस्टेंस दूर, यहां मान लेते हैं P है, ये जो डिस्टेंस है विच इज r। यहां पर पोटेंशियल निकालने की बातचीत हम लोग करेंगे। डायग्राम हो गया बढ़िया। अब चलिए, तो इस जो भी पोटेंशियल है B द्वारा बनेगा और A -q + q से जो पोटेंशियल बनेगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो पोटेंशियल एट P क्या होगा? VA + VB। जो यहां पर पोटेंशियल ये जो बना रहा है +q और ये जो बना रहा है -q। अब आगे बढ़ जाते हैं, प्लस वाला देखते हैं तो माइनस वाला चार्ज है, तो 1/4πε0 -q विद साइन रखना है। और डिस्टेंस कितनी है? तो यहां से डिस्टेंस है इसकी r, तो यही थी, और ये a और हो गई, तो r + a, ये आप देख पाए होंगे, प्लस VB, तो 1/4πε0 q पॉजिटिव है अपॉन यहां से डिस्टेंस, ये पूरी r है, इसमें से a घटा दो, इतनी डिस्टेंस कितनी मिलेगी? तो दिस डिस्टेंस इज r - a, r - a। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल q चार्ज रखना है विद साइन, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली जोड़ी जा सकती है। अब इसको आपने जोड़ मारा तो वैल्यू क्या आ गई? q/4πε0, और यहां वैल्यू हो गई, इसको प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस में है तो -1/r + a। ये वैल्यू देखिए यहां पर बनी। थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं इसी के आगे, q/4πε0 r + a -r - a, और नीचे आ गया r² - a², क्योंकि a LCM होगा r - a × r + a, तो a - b × a + b, a² - b²। यहां तक हम लोग पहुंच गए, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसमें देखिए r कट जाएगा, तो ये आ जाएगा q/4πε0, ये 2a आ जाएगा यहां, अपॉन r² - a²। अब हम जानते हैं 2aq क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको आप लिख सकते हैं सीधे क्या? अब Vp इज इक्वल टू 2aq का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P, या ऐसे लिखिए जैसे कि समझ में या पढ़ने में आसानी लगे, P अपॉन r² - a², क्योंकि P की वैल्यू थी 2aq, ये हम पहचानते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब क्या होता है, डायपोल नॉर्मली बहुत छोटा होता है, तो r डिस्टेंस अगर a से काफी बड़ी है तो हम a को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे बात पकड़ में आए। तो फॉर ए शॉर्ट डायपोल जब हमारा r की वैल्यू a से काफी बड़ी होगी, तो r, आप इस a को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा v क्या बन जाएगा? थोड़ा सा ऊपर करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r², क्योंकि यहां पर a² को आपने नेग्लेक्ट कर दिया r के अगेंस्ट में। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल से उसकी एक्सियल पोजीशन पे, एक्सेस के अराउंड, एक्सेस की सीध में कितना आपका पोटेंशियल होगा। तो ये देखिए कहानी ये थी, ये एक्सेस है इसकी डायपोल की, इसी के अलोंग तो एक्सियल पोजीशन होती है, ये सब पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में।
तो सीक्वेंस में देखेंगे चैप्टर तो हर बात एकदम आपके जहन में चली जाएगी। तो इसी पे पी पर निकाल रहे थे और ये रहा उसका डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन को भी बेटा जी आप नोट कर लीजिए बड़े प्यार से, बहुत आसानी से, आप इसको कुछ हिलाने डुलाने की इसमें जरूरत नहीं है। तो इसको आप नोट कर लें, दिस इज द डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक डायपोल से अगर r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो वहां पर कितना पोटेंशियल बनाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, और आगे बातचीत लेके चलते हैं। अगला पॉइंट कि यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? तो जैसा आप अभी चैप्टर 1 में देख चुके हैं कि इसकी जो एक्सेस होती है ये इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, और इस पे कोई पॉइंट पी लेंगे तो यहां से हम डायपोल मोमेंट निकालना चाहते हैं। इसके लिए कैलकुलेशन किया है, लेकिन आप कैलकुलेशन ना भी करें तो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि यहां से इसको ज्वाइन कर दें, यहां से इसको ज्वाइन कर दें तो ये डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होगी बराबर, क्योंकि ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर से जब भी दो पॉइंट को मिलाओगे डिस्टेंस बराबर होगी। तो v माइनस क्यू से जितना यहां पे पोटेंशियल बनेगा, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, यहां से चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो जो पोटेंशियल यहां पर वीपी पर होगा वो कितना होगा? 0। अब इसको आप तरह तरह का, जैसे यहां पर इन्होंने, मैं आपको इसको याद भी दिला देता हूं या कैसे हुआ है। तो यहां से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये देखिए ए डिस्टेंस हो गई, यहां से ये डिस्टेंस हमने आर पकड़ रखी है, ये ए है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो क्या हो गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका पोटेंशियल वीपी पर कितना बना? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये माइनस आया है माइनस क्यू की वजह से, यही प्लस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्यू था, डिस्टेंस था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों क्वांटिटी सेम है, कट के शून्य आ गया। तो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू डायपोल वो शून्य आता है, और वो कैसे शून्य आया है वो आप यहां पर देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर एक कदम और आगे बढ़ा लेंगे हम लोग, जिससे हमें सब कुछ क्लियर हो। अब अगली जो बात करेंगे वो बात यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डायपोल, यानी ये जो डायपोल है इसे किसी भी पॉइंट पर, ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल, जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो आपको बता देते हैं, फिर मैं इसका प्रूफ भी जल्दी से करके दिखा दूंगा। ये देखिए, ये कोई पॉइंट एक्सियल इक्वेटोरियल के अलावा कोई पॉइंट हमने पी ले लिया है, तो इस पी को कैसे हम फिक्स करेंगे कि ये पॉइंट है कहां? तो इसके सेंटर से हम एक लाइन मिला देते हैं पी तक, और इसको बोलते हैं आर वेक्टर। यानी इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है? आर वेक्टर। और इसके डायपोल मोमेंट से, जो कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है पी, उससे एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो इस पी पॉइंट को आर और थीटा से फिक्स कर देते हैं कि आर डिस्टेंस दूर है और इस एंगल पर है। तो पी हमारा कौन सा पॉइंट है? एनी जनरल पॉइंट, कहीं भी एक्सियल इक्वेटोरियल होना जरूरी नहीं है ना। और उसका रिजल्ट क्या आता है? देखिए, रिजल्ट है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये इसका रिजल्ट आएगा। अब ये रिजल्ट डेरिवेशन कैसे है वो मैं फटाफट आपको बता देता हूं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो एक स्लाइड और ऐड करता हूं और यहां लिखता हूं डेरिवेशन। अब डेरिवेशन में डायपोल बना लिया जाए, तो ये यहां पर रहा माइनस क्यू, थोड़ी दूरी पर बना लेते हैं प्लस क्यू, और इसके सेंटर से किसी पॉइंट P पर हमें निकालना है जो एंगल थीटा है, और इसका डिस्टेंस r है या r वेक्टर है। और इस पॉइंट को आप A भी कह दीजिए, जिससे कहीं बात करनी हो तो नाम रखा जा सके। और किसी और कलर से, व्हाइट कलर से चलो बना लेते हैं। इन पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं, सीधी लाइनें होंगी, हाथ मैंने थोड़ा घुमा दिया है तो चेक कर लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक, अब यहाँ ये सिचुएशन है, इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं r1 और इस r2 को इसको बोल देते हैं r2। ये p तो चमक रहा है, लिखा हुआ है। ठीक, ये सिचुएशन आपकी बन गई। और ये इसका पूरा डिस्टेंस 2a है। इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा? माइनस से प्लस की तरफ।
और ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस भी है a, यानी 2a इसका टोटल डिस्टेंस है। पोटेंशियल एट P, अगेन आप VA प्लस VB रखेंगे, क्योंकि यहां पर अगर पोटेंशियल हमको निकालना है तो माइनस चार्ज जो कि A वाला है वो कितना पोटेंशियल बना रहा है और ये कितना बना रहा है, उसको सिंपली जोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़े है जो दिमाग लगाए, सिंपली जुड़ जाता है स्केलर क्वांटिटी। तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1, और ये VB कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। इससे द्वारा बनने वाला पोटेंशियल प्लस इसके द्वारा दोनों को जोड़ मारा है यहां पर। अब इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बातचीत बढ़ाएंगे, जो चीज कॉमन है कॉमन ले लो, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। अब ये माइनस ए प्लस, तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, ये देखिए ये वैल्यू बन गई। थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, यहीं लिख देता हूं जिसे स्लाइड नीचे ना खिसकानी पड़े ज्यादा, और यहां वैल्यू हो गई, ये है R1, तो वैल्यू हो जाएगी R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ये एक्सप्रेशन हमारे हाथ में आ गया। अब देखिए, जो अगर P पॉइंट काफी दूर है, कलर को बदल लेना उचित रहेगा, तो इफ पॉइंट P लाइज फार अवे, उस समय क्या रहेगा, अगर फार अवे फ्रॉम द डायपोल है, मैं लिख नहीं रहा हूं, इफ P पॉइंट P लाइज फार अवे, ये अगर बहुत दूर है, तो यहां से उस समय अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं ऐसे, दिस इज 90 डिग्री, तो जब ये दूरी बहुत हो जाती है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग बराबर हो जाएंगी। तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये केवल बचेगी R1 माइनस R2, ये डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, समझ में आ रही होगी बात, ये डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे बराबर दूरी ज्यादा होने पर। और ये जो एंगल थीटा है, यही एंगल थीटा इसका भी बन जाएगा, क्योंकि दूरी ज्यादा है, ये पिद्दी सा तो डायपोल है, तो इतना बड़ा अगर डायपोल है और 10 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं, तो जितना इसका मिड पॉइंट वाला एंगल बनावेगा उतना ही किनारे वाला एंगल बनाएगा। जरा सा डायपोल है, 10 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं, तो कोई थीटा में फर्क नहीं आएगा। तो यहां पर आप समझे ये R1 माइनस R2। अब इस R1 माइनस R2 को कैसे लिख सकते हैं, यहां कॉस थीटा का ले लीजिए आप, तो बेस अपॉन हाइपो बेस इज R1 माइनस R2, इसको अप्रोक्सीमेट लिख देना चाहिए मुझे, और हाइपोटेन्यूज इज दिस वन, तो ये AB का मतलब 2A, बात पकड़ पाए होंगे। तो R1 माइनस R2 को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 2A कॉस थीटा, बात पकड़िएगा। और क्योंकि हमारा ये R1 R2 लगभग बराबर है दूरी ज्यादा होने की वजह से, तो R1 इंटू R2 को, दोनों को R ट्रीट कर लें अगर, तो R इंटू R, और ये वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर, क्योंकि इसी R के बराबर माना जा सकता है, दूरी बहुत ज्यादा है। तो जो इससे डिस्टेंस, ये तो पास में है ना, इसको 10 किलोमीटर दूर देख लो एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये अप्रोक्सीमेशन जरूरी है और इसी तरह किए जाते हैं, तो इसको आप पकड़ के रखें, इन्हीं का यहां पर हम लोग इस्तेमाल कर देंगे। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखिए मैं कलर फिर से बदलता हूं। अब ये जो V है, VP Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 की जगह लिख देंगे 2A कॉस थीटा, ये R1 माइनस R2 की जगह, और नीचे जो R1 R2 था इसकी जगह R स्क्वायर। ये देखिए ये कहानी, इसको हमने इस तरीके से डाल दिया। अब हम जानते हैं कि 2AQ होता है P, भाई ये जो 2A और Q है ये मिलके हो जाएगा P, तो VP की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। यही हमें डराइव करना था, हेंस प्रूव्ड। हैंड पंप, हैंड HP समझते ही होंगे, काफी जमाने से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ का फॉर्मूला हो गया। VP है स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर निकल आया। कई लोग इसको वेक्टर भी लिखते हैं, तो वो भी लिख देते हैं, किताब आप पढ़ते होंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो रह ना जाए, तो VP की वैल्यू और क्या लिख सकते हैं,
1/4πε0 P डॉट प्रोडक्ट R अपॉन R क्यूब, या इसको लिख सकते हैं 1/4πε0, फिर लिखेंगे P डॉट R कैप यूनिट वेक्टर और R स्क्वायर। तो ये आप समझते होंगे, ये हमने ये भी रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ किताबों में ये लिखा होता है। तो आप जानते हैं आर कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यानी ये आपको पता ही है, मैं फिर भी थोड़ा लगता कहीं आप भूल ना जाएं, ये कहानी होती है इसकी आर कैप की, ये आप जानते ही होंगे। फॉर्मूला तो हमारा यही निकल आया था, इसको वेक्टर फॉर्म में हमने P डॉट आर अपॉन आर क्यूब क्यों? क्योंकि आर ऊपर आ जाएगा, P डॉट आर को करोगे तो पी आर कॉस थीटा आएगा, इस आर से कट जाएगा तो यही चीज मिल जाएगी, और आर कैप लगाया तो एक आर इसके अंदर पकड़ी रखा है तो ये बैलेंस हो गया। इस तरीके से दिस इज द डेरिवेशन, किसी भी जनरल पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना है ड्यू टू डायपोल। ये मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं इधर से, फिर कुछ इसके बारे में बातचीत है वो भी हम लोग करेंगे। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डायपोल, ये फॉर्मूला था, ये डायग्राम था जो मैंने यहां बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया, और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब इसी में आप समझ सकते हैं ये जो फॉर्मूला है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं, स्पेशल केस बनाकर आप एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल, शायद मैंने ख्याल से यहां पर डाला है, ये देखिए यहां पर दिखा देता है हमारा जो फॉर्मूला था। देखिए यहां पर फॉर्मूला था V इज इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए कोई भी चीज अगर एक्सियल पोजीशन पर है ना, ये देखिए माइनस क्यू है प्लस क्यू, और यहां से ले रहे हैं तो उस समय पॉइंट P लोगे तो एक्सियल में थीटा कितना हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि इसी लाइन में है, और थीटा आप पुट कर दोगे cos 0 या 180, इस तरफ आओगे तो 180, भाई इधर भी जा सकते हो और इधर भी आ सकते हो, मनाही थोड़ी है। तो यहां थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, डायपोल मोमेंट से ले रहे हैं एंगल, इसी डायरेक्शन में थीटा 0, इसके विपरीत दिशा में 180 डिग्री, दोनों ही वैल्यू इसके अंदर डालोगे तो एक बार आएगा +1, एक बार आएगा -1, cos 0 +1, cos 180 -1, तो ये प्लस माइनस लिख दिया 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई, इसी में पुट कर दी। और आपको मालूम ही है या आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है और प्लस क्यू के पास में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस हो जाएगा, और अगर माइनस क्यू की तरफ है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो जिसके करीब होंगे चार्ज के वो डोमिनेंस शो करता है, इसीलिए प्लस माइनस लिखा है। ये बात पकड़ ली। अगर ये आपकी हो जाए इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन कहा गया, इस समय थीटा हो जाता है 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, तो पोटेंशियल यहां पर 0 आ जाएगा। यानी इसी जनरल वाले फॉर्मूले से आप एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों ही निकाल सकते हैं। जो आपकी समझ में आया होगा पकड़ के रखें जिससे मजा आता रहे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत पूछे जाते हैं। क्या है? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डायपोल एंड ए सिंगल चार्ज। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि जो डायपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बना रहा है और जो सिंगल पॉइंट चार्ज बनाता है, उन दोनों में फर्क क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ ना कुछ कभी कभी पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिशन तक पूछते हैं। तो देखिए द पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल डिपेंड्स नॉट ओनली द डिस्टेंस, क्योंकि हमारा जो डायपोल था, आपको याद होगा अभी बातचीत की थी हमने, किसी पॉइंट P पे निकालते हैं तो उसके सेंटर से ये दूरी भी चाहिए, साथ में ये थीटा भी चाहिए। तो हमारा डायपोल का पोटेंशियल डिस्टेंस और एंगल दोनों पे डिपेंड करने लगा। P cos थीटा आया था फॉर्मूले में, जबकि जो सिंगल चार्ज होता है पॉइंट चार्ज, उससे तो केवल R लेते हैं हम लोग, ये थीटा पर डिपेंड नहीं करता। यही बात यहां लिखी है कि द पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल डिपेंड्स नॉट ओनली डिस्टेंस R but also and the angle between the position vector R of the observation point and the dipole moment P। ये P और इसके बीच का एंगल था जो समझाया। और सिंगल चार्ज में डिपेंड्स ओनली ऑन R, केवल R पे डिपेंड करता है। पहला डिफरेंस डायपोल और पॉइंट चार्ज से बनने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, द पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इज सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। ये देखिए सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होता है
जो इलेक्ट्रिक डायपोल से पोटेंशियल बनता है। ये अगर आप देखें, मैं यहां पर डायग्राम, ये अगर आप एक डायपोल लेके बैठे हैं, सपोज करिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, कोई पॉइंट आपने पकड़ा यहां आर डिस्टेंस थीटा एंगल पर, अगर इस पॉइंट को ऐसे घुमा दो, यहां भी आप यही ले लो, 3D पिक्चर सोचिएगा, ये है एक्सेल और ऐसे हमने घुमा दिया पूरा गोला टाइप, तो ये हर जगह जो है हमारा सेम पोटेंशियल मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो कहानी है ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक होती है, सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक। कब किसके केस में बात कर रहे हैं? डायपोल के केस में। और आपको पता है कि जो हमारा पॉइंट चार्ज होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। ये भी आपको पता था कि प्लस चार्ज रखे हैं, तो फुटबॉल समझ लीजिए, हर जगह आपको आर डिस्टेंस पर सेम पोटेंशियल मिलेगा। तो ये होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक, स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये बात भी आपके पकड़ में आ गई होगी। चलिए कदम और बढ़ाते हैं। एट लार्ज डिस्टेंस द डायपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ, डायपोल पोटेंशियल 1/r² के फॉर्मेट में गिरता है। ये फॉर्मूला देखा था ना हम लोगों ने, यहां देखिए 1/r²। तो जो पोटेंशियल है डायपोल का 1/r² के फॉर्मेट में गिर रहा है, जबकि जो सिंगल चार्ज होता है उसका 1/r में गिरता है। V = 1/4πε0 Q/r। तो ये फर्क, ये तीनों फर्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो ये आप नोट कर सकते हैं थोड़ा सा। फिर हम लोग आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये यहां तक ये बात हो गई, आप उसको स्क्रीनशॉट या जो भी समझना चाहें, बाकी बातें मैंने समझाई भी हैं आपको। ठीक है, एक कदम और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पर आते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस, कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान बात है। अगर ये कई सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Qn तक, तो किसी पॉइंट P पर हम अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो Vp जो हमारा होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P, वो सारे से बनने वाला VQ1, VQ2, VQ3 एंड सो ऑन, कहां तक? VQn। ये सारे पोटेंशियल आप जोड़ मारिए विथ साइन, जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। बात सिंपल सी है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं है, सिंपली जोड़ दी जाती है। तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से है। अब अगला आता है जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 में मेरे वीडियोस देखे हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, बहुत ही प्यार से समझ जाएंगे। वरना मैं यहां भी कोशिश करता हूं जरा सा आपको अंदाजा देना, बहुत सरल बात होती है। मान लीजिए कोई स्फीयर है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ऐसे, तो ये वॉल्यूम में मतलब चार्ज आपने भर रखा है इसके अंदर, सपोज करिए, और किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो हम छोटा सा पॉइंट चार्ज यहां लेते हैं। सपोज करिए ये लिया, ये वॉल्यूम लिया है ना, ये इसका वॉल्यूम कितना है? dV। और इससे पहले, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा इसी छोटे वाले dV के लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, पूरे स्फीयर का तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते हैं। तो ये dV की वजह से, ये dV है और इस पे पाए जाने वाला चार्ज कितना है? dQ। dV वॉल्यूम है, छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम, और dQ क्या है? चार्ज ऑन दिस एलिमेंटल वॉल्यूम। इस dQ की वजह से P पर कितना पोटेंशियल मिलेगा, इसे निकाला जा सकता है। बस हम लोग जो फॉर्मूला होता है, अब अगर फॉर्मूला लिखेंगे यहां, तो मैं आपको समझा रहा हूं। V = 1/4πε0 dQ अपॉन डिस्टेंस R ले लो तो R लिख देंगे। ये आप बनाएंगे, ये यहां पर dV लिख देना चाहिए। मजेदार बात, इस dQ को हम एक रिलेशन से चेंज कर देते हैं। क्या रिलेशन? हमें मालूम, अगर हम ले लें कि रो इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसका क्या मतलब होता है? इसका होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक वॉल्यूम पे कितना चार्ज है। तो dV पर कितना चार्ज होगा? तो dV पे चार्ज होगा रो इंटू dV। एक पर चार्ज रो, तो dV पर रो इंटू dV, और यही तो dQ के बराबर है। तो हम लोग इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे
और यहां पर लिखा है जो बहुत ही सरल काम है ये, इसी डी क्यू को हम रो इंटू डीवी करके चेंज कर देंगे, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे जहां से जहां तक वॉल्यूम चाहिए और कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का काम तमाम हो जाएगा। यही चीज हम वॉल्यूम के केस में करते हैं, ऐसे ही तिकड़म हम सरफेस एरिया के केस में करते हैं, ऐसे ही तिकड़म हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में करते हैं। पहली स्क्रीन या पहली स्लाइड आपको वॉल्यूम को ताल्लुक रखती है, इसीलिए डीवी का जिक्र किया गया है, देखिए। और इसके बाद वाली जो स्लाइड है ये देखिए सरफेस एरिया की बात कर रही है। कोई प्लेन शीट ले लीजिए ऐसे, और यहां भी यही कहानी आप लगा मारिए, ये हो जाएगा यहां पर डीए, मिलने वाला चार्ज डी क्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो जो सिग्मा इंटू डीए है वही हमारा डी क्यू होगा, और ऐसे ही आप डी क्यू की जगह सिग्मा इंटू डीए रख देंगे जैसा आपने यहां देखा है, डी क्यू की जगह सिग्मा इंटू डीएस, बाकी सारे मामलात वही हैं। और लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर है, कोई लाइन है मान लीजिए, तो लाइन पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा से शो करते हैं। किसी पॉइंट पी पर जाना है, इसको डीएल लेते हैं, इस पे पाए जाने वाला चार्ज डी क्यू है, आर हो जाएगा। बस यहां भी रिलेशन क्या हो गया, एक पर चार्ज लेमडा, डीएल पर लेमडा इंटू डीएल, दिस इज डी क्यू। तो जहां डी क्यू आना है लेमडा डीएल लिख देंगे, देखिए लेमडा डीएल लिख दिया। बहुत ही सरल है, एक बार समझ लेंगे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बच्चों जैसी बातें हैं। ठीक है, आप इस बात को पकड़ पाए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। अब जो शेल होती है यूनिफॉर्मली चार्ज शेल, उससे पोटेंशियल बाहर, उसके ऊपर और अंदर कहां बनता है, इसका जिक्र हम लोग करने वाले हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, तो ये मामला क्या यहां बता दूं, फिर इसका हम लोग डेरिवेशन करके भी फटाफट देख लेंगे। तो ये देखिए एक यूनिफॉर्म शेल है, इससे बाहर यहां पर कितना पोटेंशियल है, फिर इसके ऊपर यहां पर कितना पोटेंशियल है, और इसके अंदर यहां पर कितना पोटेंशियल है। तीनों पॉइंट पे चाहे तो उसको P1, P2 और P3 भी कह सकते हो। और ये जो शेल है, शेल का मतलब होता है फुटबॉल ही समझ लीजिए, खोखला फुटबॉल तो खोखली ही होती है ना। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इस पे चार्ज दिए हुए हैं, तो इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज शेल है। ये इसका ग्राफ है, ये ग्राफ भी आपको जब मैं कंप्लीट कर लूंगा चीज तब समझाऊंगा, ठीक, डेरिवेशन। तो ये देखिए, व्हेन द पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल, P लाइज ऑन द शेल, P लाइज इनसाइड द शेल, ये मामला देखते हैं। तो मैं इसके डेरिवेशन के लिए इधर ले आता हूं आपको। देखिए डेरिवेशन के लिए अगर बातचीत देखें, बहुत ही आसान डेरिवेशन। ये देखिए शेल है एक, जिसको आपने चार्ज दे रखा है, इसका कोई रेडियस फेडियस मान लीजिए और बना लेते हैं, दिस इज आर सपोज करिए, और क्या है भाई, ओरिजिन हो गया। और हम कोई पॉइंट पहले ले रहे हैं P, दिस इज द आर डिस्टेंस P पॉइंट पर, कोई दिक्कत नहीं है। शेल को कभी कभी कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, तो आप बना सकते हैं, वरना जैसा मैंने बनाया है वैसे भी बना सकते हैं। ये शेल टाइप हो गया मामला। अब आपने चैप्टर 1 में देखा था कि जब किसी शेल से आप बाहर रहते हैं तो ये जो चार्जेस होते हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं कि इसकी सेंटर पर है, याद होगा आपको, चैप्टर 1 देखना जरूरी है। तो वहां पर ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस आर है, तो अगर ये सारे चार्जेस इसके सेंटर पर हैं, ऐसा बिहेवियर शो करने लगे, तो आउटसाइड का जिक्र कर रहा हूं, जहां स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो उस समय आउटसाइड द शेल, बाहर, ठीक, पॉइंट P पर बातचीत कर रहे हैं, पॉइंट P, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो चार्जेस बिहेव like centered at O, at center O, जीरो नहीं, O है, O मतलब ये पॉइंट, सब यहीं पे केंद्रित हो गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, बहुत ही आसानी से। अब यहां पे सारा चार्ज Q मान लो Q चार्ज दे रखा है आपने, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R,
और ये कहानी है आर इज ग्रेटर देन आर के लिए, ये आउटसाइड के लिए ये पोटेंशियल बन गया। बहुत ही सिंपल सी बात। ऑन द सरफेस की बात करेंगे, ऑन द सरफेस जहां पर आर की वैल्यू स्मॉल आर कैपिटल आर बराबर हो जाए, मतलब मैं कहीं यहां कहीं आ गया हूं, आर और कैपिटल आर बराबर ऑन द शेल। उस सिचुएशन में भी हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की कारस्तानी, वो सेंटर में ही फील करता है, ऐसा बिहेव करता है कि सेंटर में हो, तो Q अपॉन आर, इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर आ गया। तीसरा मामला देखिए इनसाइड द शेल, यही निपटा देते हैं, बहुत ही आसान है। तीसरी पोजीशन लेते हैं इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल का मतलब आर की वैल्यू लेस देन आर है, यानी पॉइंट हमारा यहां है इनसाइड। बात समझ में आ रही होगी। अब आप जानते हैं कि इनसाइड द शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 0 इनसाइड द शेल। उस केस में हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। यानी क्या मतलब है इसका, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह है कि जो पोटेंशियल सरफेस पर है वही इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर सेम मिलेगा। तो पॉइंट एट P जो होगा वो पॉइंट ऑन द सरफेस, और P कहां है, फॉर P R इज लेस देन R इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर 0 होता है वहां पर पोटेंशियल बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट बना रहता है। और इसको आप अभी एक हम आगे रिलेशन एक देखेंगे जहां पर आप देखेंगे E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। ये रिलेशन आगे मैं प्रूफ करूंगा आज ही। तो यहां पर अगर E 0 कर दूं तो मैं माइनस dV अपॉन dr को 0 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है, dV अपॉन dr 0। तो आप जानते हैं किसी का डिफरेंशिएशन करे वो 0 आए तो कांस्टेंट टर्म का ही डिफरेंशिएशन करने पर 0 मिलता है। दैट मींस इसका मतलब क्या है, V इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं ये रिलेशन। अभी मैं 5-10 मिनट टू 15 मिनट बाद इसको एक्सप्लेन या डिराइव करने वाला हूं। ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये इनसाइड द शेल ये मामलात रहते हैं। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब इसी का ग्राफ अगर बनाने की बात आ जाए, शेल के अंदर 0 है, शेल के ऊपर Q बाई आर और शेल के बाहर ये, तो इसका ग्राफ बड़ा पूछा जाता है आपसे, जो कि बहुत ही सरल है। अब यहां पर मैं अगर ये V दिखा दूं और ये यहां पर R दिखा दूं, 0 है, ये R बढ़ रहा है और ये V बढ़ रहा है। ये क्या है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड शेल with distance r from center। ये कहानी इस बारे में कही गई है। तो यहां पर अगर आपको थोड़ा फील देने के लिए मैं शेल बना लूं एक, क्योंकि ये देखिए शेल था इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट क्या होगा, ये r बराबर r है ऑन द सरफेस। ये जो पॉइंट है ये R इज लेस देन R है इनसाइड, और यहां कोई पॉइंट लोगे तो दिस इज R इज ग्रेटर देन R आउटसाइड। हमने ये देखा था कि इनसाइड पर तो पोटेंशियल 0 नहीं कांस्टेंट था, तो इसको बढ़ाइए यहां तक और ये पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया यहां के लिए। ये वैल्यू कितनी थी, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहां तक Q बाई R चलता रहेगा, सेम पोटेंशियल, ठीक, इसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट। उसके बाद जब R आउटसाइड की बात करेंगे तो ये हाइपरबोलिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे देगा। V इज प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि यहां वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R।
ये ग्राफ आपका बन गया, इस ग्राफ को ध्यान रखिए। एक और बात मैं नोटिफाई कर दूं जो कि आप समझ गए होंगे फिर भी, कि शेल के अंदर, चार्ज शेल के अंदर हमेशा बहुत काम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, V कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जितना भी यहां है वही V हर जगह है, तो ये V कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब क्या रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R इसका रेडियस है। ये बात पकड़ेंगे तो कभी कोई गलती आप नहीं करेंगे। उम्मीद है बात पकड़ पाए होंगे। ये आपको डेरिवेशन दिखा देता हूं, फिर हम लोग आगे एक पीछे चलना चाहिए, न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पे रोक दे। ये मामला था, देखिए जो आप देख पाए हैं, और इसका ही डेरिवेशन किया था शेल को लेकर। ये देखिए ये डेरिवेशन था, यहां रोकता हूं मैं। ये डेरिवेशन था जो आप समझ पाए होंगे और ध्यान भी रखेंगे, और ये इसका ग्राफ था बेटा, जैसा आप पकड़ पाए। ये ग्राफ भी आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने शो किया। ये सारी चीज है जो आपके कोर्स में है और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सपोर्ट करने वाली है। एक एक चीज मैं बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अब यहां पर देखिए एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 2 charges 3 into 10 to the power minus 8 and minus 2 into 10 to the power minus 8 are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is the electric potential is 0? Take the potential at infinity to be 0. तो V infinity शून्य ही लेते हैं जब तक हमसे कहा ना जाए कि ना लो। तो यहां पर मैं एक चार्ज रखता हूं, दैट इज Q1, और इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। यहाँ से एक डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर दूर Q2 जो कि लेता हूँ -2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलाम। किसी पॉइंट P पर मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल शून्य है। ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, x, ये 15 थी, तो ये डिस्टेंस क्या मिली, दिस इज, इसको मान लो A पॉइंट, इसको ओरिजिन ट्रीट कर लो, और ये पॉइंट P लिखी दिया है 0.15 माइनस x। ये डिस्टेंस जो आप दिखाई पड़ रही होगी। तो यहां पर अगर 0 है तो Vp पर 0 होने के लिए दोनों का पोटेंशियल शून्य होना चाहिए। तो मैं इसको यहां लिखता हूं कि Vp क्या है, V1 प्लस V2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। V1 V2 आपको दिखाई पड़ रहा है, तो वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x और प्लस Q2 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन 0.15 माइनस x, और इस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। अब Q1 Q2 विद साइन रखते हैं, तो मैं सीधे ही विद साइन यहां पर रख रहा हूं, तो ये जो कॉमन आएगा कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन आ गया। Q1 अपॉन एक्स 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन एक्स, ये माइनस के साथ रखोगे, माइनस साइन है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 0.15 माइनस एक्स, और ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा, 0 के बराबर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 अपॉन एक्स माइनस 2/0.15 माइनस एक्स बराबर 0, और यहां से आएगा x बराबर 0.09 मीटर या फिर 9 सेंटीमीटर। ये देखिए आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आया है ये कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो x वैल्यू है ये यहां पर भी 0 मिलने की पूरी संभावना है, और इस पॉइंट, ये पॉइंट P अगर इधर हो, मैं इधर ले लूं P पॉइंट इस समय, तो यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल शून्य हो सकता है, क्योंकि Q2 की वैल्यू छोटी है और Q1 बड़ा है। तो इसके करीब, मतलब ये दूर जाओगे तो इसका डोमिनेंस कम हो जाएगा, पास रहोगे तो ये डोमिनेट करेगा। तो P इसके करीब यहां था और इस तरफ भी रहे तो भी दोनों का पोटेंशियल शून्य मिल सकता है। अब इस P के लिए चर्चा करें अगर हम, इसको मैं
P1 कह देता हूं। तो यहीं पर कर लेते हैं जिससे बात पूरी कंप्लीट ही हो जाए। अब यहां पर अगर मैं P1 के लिए मानूं और उसके लिए इसके लिए डिस्टेंस आप x मान लो, यहां से यहां तक x डिस्टेंस, बात पकड़ में आई होगी। और ये डिस्टेंस कितनी मिली, x में से ये डिस्टेंस घटा दो, तो दिस इज x माइनस 0.15 इस P1 के लिए। तो मैं लिख देता हूं फॉर P1, जिससे आप कंफ्यूजन न खाएं। तो V1 प्लस V2 यहां भी शून्य होना चाहिए। सीधे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा कॉमन, और V1 की जगह 3 इंटू 10 की पावर 8, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां से डिस्टेंस था x, यहां से यहां तक का x है, और V2 की वैल्यू रखेंगे तो माइनस चार्ज है, 2 इंटू 10 की पावर -8, ये डिस्टेंस है x माइनस 0.15, और ये वैल्यू कितनी है, शून्य के बराबर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसको सॉल्व करने पर आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो 0.45 मीटर या 45 सेंटीमीटर आएगी। तो आंसर क्या हो गया, इसका जब आंसर लिखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एट 2 पॉइंट्स मिले हैं, 9 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड, किस तरफ, ऑन द साइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ये आपका पूरा कंप्लीट आंसर हो गया। तो इसको आप इस न्यूमेरिकल को देख लीजिए और कितने आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। तो मैं इसको नीचे लाता हूं और आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल था, इसको आप नोट कर लें। एक न्यूमेरिकल हम लोग और करेंगे। तो ये आपने स्क्रीनशॉट या पॉज किया होगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं जैसे बात को पूरी पकड़ पाए होंगे। आइए दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब यहां पर कलर तो मेरे ख्याल से ग्रीन ही पकड़ रखा है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है बेटा, इस स्क्वायर के सेंटर पर, स्क्वायर की साइड भी हमको दे रखी है √2 मीटर, हर जगह की है। तो चलिए लिख दिया, वरना तो आप समझदार थे और हम भी समझदार थे। तो हैविंग चार्जेस प्लस 100 कूलाम, 100 माइक्रो कूलाम इधर है, माइनस 50 माइक्रो कूलाम इधर है, 20 माइक्रो कूलाम इधर ले लीजिए, और माइनस 60 माइक्रो कूलाम इधर ले लीजिए। और सेंटर पे बातचीत करनी है। सेंटर का मतलब है, चलिए लाइन खींच देते हैं, हमें यहां सेंटर O चाहिए। तो इससे जो पोटेंशियल बनेगा वो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, डायगोनल का आधा। बात आप समझ रहे होंगे। दिस इज मैं R लिख देता हूं, और इसको A B C D, ये B है, ये R, और यहां से भी ये डिस्टेंस R, यहां से भी ये डिस्टेंस R, यहां से भी ये डिस्टेंस R। तो हमको पहले R निकालना है। तो डायगोनल कितना होगा इसका, जो कि डायगोनल है 2R के बराबर। भाई ये R तो ये भी R, तो 2R के बराबर। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, पाइथागोरस, इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो रूट लगा देते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, वैल्यू आ गई 2 मीटर डायगोनल। तो R कितना है, हाफ डायगोनल, हाफ डायगोनल विच इज स्मॉल r, ये हो गया 1 मीटर। ये डिस्टेंस हमारी निकल आई। अब इन सबसे बनने वाला पोटेंशियल 0 पर, O पर कितना होगा। तो पोटेंशियल एट O वो है VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, विथ साइन हम जोड़ मारेंगे। तो मैं सीधे ऐड कर रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में मिलेगा, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ए वाला चार्ज लिख देता हूं। ए वाला चार्ज है 100 माइक्रो कूलाम, जैसा आप देख पा रहे हैं।
तो 100 इंटू 10⁻⁻⁶, नीचे R आएगा विच इज 1। VB पे गए तो ये माइनस में वैल्यू है, तो माइनस, चार्ज माइनस है, 50 माइक्रो कूलम अपॉन 1। फिर VC में गए तो VC पॉजिटिव है, 20 माइक्रो कूलम अपॉन 1। फिर आप VD में गए तो VD माइनस है, तो माइनस 60 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1। ये इस तरह आपने ऐड कर लिया वैल्यू रख के। इसमें देखिए बहुत सारी वैल्यूज सेम है, 10⁻⁻⁶ भी सेम है, वो भी बाहर आ जाएगी। ये 100 और 50, 150, 170 और 230 ऐसे आ जाएगा। फिर ये 9 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹, इसकी वैल्यू लिखी इंटू 10⁻⁻⁶, और साथ में आ जाएगा आपको 10। जब आप जोड़ देंगे इसको तो 100, सॉरी ये घटेगा, यहाँ पर 100 में से गया 50 बचा, और 50 में आपने देखा 70 हुआ, फिर 70 में 60 गया, 10 बचा। इस तरीके से वैल्यू आ गई प्लस माइनस के साथ में। तो ये वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁴ वोल्ट। ये देखिए आपने कितनी आसानी से आंसर निकाला, कोई परेशानी नहीं होती है, बस आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे काम बन जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की चर्चा करेंगे, जिससे बात पूरी पकड़ पाए। तो ये आपको न्यूमेरिकल भी हो जाता है, समझ में आया होगा। पोटेंशियल में आसानी ये होती है कि आपको डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखना होता है, केवल आप सिंपली जोड़ दीजिए, क्यू को विथ साइन रखना है, ये ध्यान रखना है बस। आगे चलते हैं बेटा, और आगे यहां देखते हैं, ये एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। ई की वैल्यू -dV अपॉन dr, ये इसको हम प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के बाद मैं ये बताऊंगा कि dV बाई dr को यहां पे लिखा भी है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV अपॉन dr। यानी यूनिट r, यूनिट डिस्टेंस बढ़ाने पर हमारा dV में कितना चेंज आ रहा है, तो dV अपॉन dr। माइनस साइन क्या बताता है कि अगर निगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर पोटेंशियल घट रहा है। या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो यहां A पॉइंट है, यहां B पॉइंट है, तो VA का पोटेंशियल VB से ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घट रहा है। यहां 10 है तो यहां आपको 5 वोल्ट मिलेगा, घट जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये माइनस साइन यही शो करता है जो नंबर 2 लिखा है, जिससे आप थ्योरी भी लिख पाए। अब इसको फटाफट मैं डेराइव कर देता हूं, वही लॉजिक लगाऊंगा जो शुरू में हम लोगों ने लगाया था। तो डेरिवेशन लिख देते हैं, जिससे आप हर चीज समझ पाए। तो एक चार्ज हमने लिया प्लस Q, इसको सेंटर पे, ओरिजिन पे रखा, और ओरिजिन पे रखने के बाद यहां पर 2 पॉइंट लेते हैं, A काफी करीब पॉइंट है, B विच इज, और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो dr ले लेते हैं, dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो यहां पर B पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, A पर कम होगा, तो VB पर पोटेंशियल हम ले रहे हैं V प्लस dV, और VA पे पोटेंशियल ले रहे हैं केवल V। बातचीत की थी ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, फॉर्मूला भी देखा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R। जैसे जैसे R बढ़ाओगे यहां से गिरता चला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरा, तो यहां पर अगर V है तो यहां V प्लस dV होने वाला है। हम लोग A से B में इस तरफ मूव कर रहे हैं, A से B जाएंगे। अब ये जो AB पॉइंट इतना क्लोज है कि इनके बीच सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, तो AB, A एंड B पॉइंट्स आर सो क्लोज, क्योंकि उसके बीच का डिस्टेंस, क्लोज ठीक से लिख दो, नहीं आप समझ, पास पास है मतलब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन देम, ये बिटवीन लिखा है मैंने, देम रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम,
रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड या कांस्टेंट लिख देता हूं, यानी ई नहीं बदल रहा है, ए से बी में जा रहे हैं तो ये पॉइंट इतने करीब हैं कि ई में कोई फर्क नहीं हुआ, ई कांस्टेंट बना रहा। और वी के बारे में जो मैंने लिखा वो आपको यहां पर बता दिया है। अब यहां से देखिए वर्क डन निकालेंगे तो हमें पता है कि क्यू चार्ज की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो जो वर्क डन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको जोर लगाना पड़ेगा ना, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन अगर मैं लिखूं तो वर्क डन आप क्या लिख सकते हैं, जो समझा था हमने फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लिख देता हूं, जो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में लिखा था, इनटू लिखा आपने यहां पे डी आर और एक माइनस साइन लगा दिया। क्यों? क्योंकि डी आर यहां पर माइनस साइन शोज appears because dx is less than dr, dr is less than 0, ये r इधर से नपाई कर रहे हैं, लेस देन 0 है, देन हमारा वर्क डन यानी dw की बात करें तो वो वैल्यू कितनी होनी, gw या w होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि वर्क डन वो करना पड़ा। वही लॉजिक है जो पहले हमने लगाया था। तो f हम ये जानते हैं कि जो f एक्सटर्नल है उसका मैग्नीट्यूड f इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर रहने वाला है, ये मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं। तो ये वर्क डन क्या रहा यहां पर, इस छोटे से, यहां dw भी लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि चाहे तो आप लिख दीजिए, चलिए dw लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर माइनस fe कितना है, उस fe को हम लिख सकते हैं यहां Q नॉट इंटू ई, ये भी आप पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज है Q नॉट यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, Q नॉट इंटू ई माइनस Q नॉट इंटू ई, और साथ में रहा dr, एक तो dw यहां निकला, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा हम एक तरीके से और वर्क डन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, वी ए बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ये हमने पढ़ी थी। तो यहां पर देखिए अगर W निकालते हैं, dw की बात क्योंकि पास में है काफी, दिस इज dw, वही WAB हो गया dw, तो पोटेंशियल VA माइनस ये VB माइनस VA, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो VB माइनस VA और साथ में क्या है Q नॉट, तो इसको लिख सकते हो dV इंटू क्यू नॉट। अब ये इक्वेशन नंबर 2 है, पहली और दूसरी किसी भी इक्वेशन से कुछ भी निकालो वर्क तो सेम आएगा ना, तो लिख सकते हो यहां फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू dV इंटू क्यू नॉट। ये क्यू नॉट हमारा कैंसिल हो गया, थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहां हमारी वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। और जैसा हमने बात किया था कि dV अपॉन dr को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV अपॉन dr को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये जो निगेटिव साइन है वो क्या शो करता है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होती है जिधर पोटेंशियल घट रहा होता है। तो मामला ये है और ये आपने प्रूफ किया, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और कहां से डेरिवेशन स्टार्ट था, देखिए ये डेरिवेशन यहां से स्टार्ट है, इसको आप नोट करें,
इंपॉर्टेंट है, बातों को समझे होंगे। इस बात को जैसा मैंने पहले समझाया है लेक्चर के शुरू में, उसी लॉजिक से लगाया है। बाकी आप जो किताब में लॉजिक है वो भी लगा सकते हैं, उस पर भी नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन ये बात ज्यादा समझ में आती है। खैर, इसको नोट कर पाए होंगे उम्मीद करता हूं। थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं, दोनों बातें सीखी। अब प्रॉपर्टीज रिलेटिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने बताई उसको थोड़ा रिपीट करते हुए जिससे आपके जहन में आ जाए। तो प्रॉपर्टीज रिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस इज स्टीपेस्ट। पोटेंशियल का जो डिक्रीज है वो जिधर सबसे ज्यादा हो रहा होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ज्यादा वो सीधे में ही होगा। तो सबसे ज्यादा जिधर हो रहा है, घट रहा पोटेंशियल, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये पता चला। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये कहानी कही जा रही है डीवी अपॉन डी आर के लिए, और ये कहानी की जा रही है इस माइनस साइन का मतलब बताने के लिए। मेरे ख्याल से बात पूरी पकड़ पाए होंगे। ध्यान रखिएगा, जब ये रिलेशन हम लगाएंगे E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, तो आप जो डी आर लेते हैं, जो डिस्टेंस आप मूव करते हैं, वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अलोंग का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर लगा हुआ है तो आर आप जो लोगे, या तो आर इस तरफ ऐसे लोगे, या आर इस तरफ उल्टा जाओगे, या सीधा जाओगे। इस तरह आर नहीं लेंगे। अगर इस तरह आर है तो इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाएगा। मैं कंपोनेंट लिख देता हूं, इस डायरेक्शन में या उल्टी दिशा में आर है तो इन द डायरेक्शन ऑफ आर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या उसकी विपरीत डायरेक्शन में आप लोगे। ये तिरछा आर नहीं लोगे। न्यूमेरिकल भी इस पे एक लिया है, वो भी आपको दिखाएंगे जिससे बात पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए, जो कोर्स में अकॉर्डिंग टू चल रहे हैं सब कुछ पढ़ते हुए। ठीक, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन है कि जब आपको पोटेंशियल कहीं का पता हो तो डीवी बाई डी आर माइनस करके लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्या पोटेंशियल निकाल सकते हैं? आंसर है, निकाल सकते हैं। यहां वी पता था तो ई आ गया। और अगली स्लाइड में देखिए लिखा हुआ है, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो उससे वी निकाल लेते हैं। इस पे बेस सवाल आपके यहां बोर्ड में नहीं आया है कभी, बस ये जानकारी के तौर पे दिमाग में रखिए। तो ई पता होने पर वी निकाला जा सकता है। और आगे की बातचीत करते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे आपको बात को जबरदस्त तरीके से क्लैरिटी मिल पाए। अब ये न्यूमेरिकल देखिए, इसमें बोला गया है 3 पॉइंट्स ए बी सी। ये 3 पॉइंट दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर थोड़ा कम दिखेगा आपको, लेकिन ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये पॉइंट। ठीक, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और उसकी वैल्यू भी दे रखी है, शोन इन द फिगर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ये ए है और ये सी है। अब देखिए, ये 3 है, ये 5 है, तो ये पाइथागोरस 90 डिग्री एंगल है, तो पाइथागोरस से ये 4 सेंटीमीटर हो ही जाएगा। तो यहां पर बात करें तो VC बराबर VB होगा। पॉइंट B and C lie perpendicular to the electric field, देखिए आप आर हुआ ही नहीं, यहां देखिए बी सी एक ही पॉइंट है ना, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किधर भी नहीं बढ़े हैं, तो जितना पोटेंशियल सी का है उतना ही बी होगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर डी आर जो है वो मूवमेंट में नहीं आया है, डी आर की वैल्यू कोई डिफरेंस नहीं है। ये सी जहां था वहीं बी था, उसी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल सेम रहता है। तो ये पोटेंशियल वीबी वीसी का सेम आ गया। अब हमें निकालना है कि पोटेंशियल बिटवीन ए और सी। अब देखिए ये सवाल हो गया, अगर हम निकालें पोटेंशियल डिफरेंस, मैं यहां लिख देता हूं बिटवीन ए एंड सी, तो ए लिख दीजिए माइनस वीसी लिख दीजिए। अगर वीए माइनस वीसी निकाल रहे हैं तो यहां पर देखिए वीए और वीसी क्या फॉर्मूला लग जाएगा, आप E इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर लिखते हैं। तो हमको डिफरेंस इन पोटेंशियल निकालना है। आप इस माइनस साइन को अपने दिमाग से हटा दिया करिए, फिर हम देख लेंगे कि किसका पोटेंशियल ज्यादा कम है, उससे आप माइनस साइन लगाइएगा तो आपको ज्यादा सरल पड़ेगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे VA माइनस VC लिखला
तो VA जो पोटेंशियल है, और VC की जगह हम लिख देंगे VA माइनस VB, क्योंकि C और B का पोटेंशियल सेम है। तो ये VA का पोटेंशियल ज्यादा है और VB का पोटेंशियल कम है, क्योंकि अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बढ़ते हैं आगे तो पोटेंशियल घटता है। तो VA ज्यादा है, VB कम है, यानी जब आप ये निकालोगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहां पर VA इज ग्रेटर देन VB है। तो वो साइन हम वहां से पुट कर देंगे, जैसे हम गलती ना करें, वरना हमेशा कंफ्यूजन मिला रहेगा अपने को। तो यहां पर डीवी निकालना है तो E इंटू DR लिख देते हैं सिंपली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की E इंटू DR लिख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है देखिए 5 इंटू 10 की पावर 3, और DR कितना है, DR यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। देखिए AC निकालना था, इधर नहीं मूव करेंगे, इधर ही देखते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो उधर या इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इंटू 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 200 वोल्ट। और इसी में अगर पलट के VC माइनस VA निकालेंगे तो इसको लिख देंगे हम लोग -200 वोल्ट, क्योंकि VC की वैल्यू, VC VB एक ही जगह है, तो VC की वैल्यू VA से कम होगी। तो डिफरेंस बिटवीन V एंड C जो भी आपको निकालना है उस तरह आप निकाल के लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल और करेंगे हम लोग, मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। आइए अगला सवाल करते हैं। ये देखिए यहां पर आपको कलर देख लेता हूं कौन सा हाथ में है। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ 300 न्यूटन पर कूलम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन देखिए बना हुआ है, ये E का डायरेक्शन है, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। A B C आर द 3 पॉइंट्स इन द फील्ड। ये देखिए A आप देख पा रहे होंगे, A इधर है, B इधर है, C इधर, इसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। हैविंग x y कोऑर्डिनेट्स इन मीटर्स एज शोन इन द फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा VBA, डेल्टा VCB एंड डेल्टा VCA। इसका हमें ये वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए पहला अगर मैं लूं जिसे मैं डेल्टा VBA बोल रहा हूं, तो डेल्टा VBA का मतलब लिखूं तो मैं लिख दूंगा क्या, VB माइनस VA अगर ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा। देखिए B और A परपेंडिकुलर लाइन में, क्योंकि x एक्सिस नहीं बदला है, 4,1 4,4, तो x कोऑर्डिनेट नहीं बदला है, तो दोनों एक ही लाइन में हैं, तो इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप मूव करेंगे। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे पोटेंशियल नहीं बदलता। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि मूविंग या जो भी लिखो, मूविंग BA इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, VA और VB का पोटेंशियल सेम होगा, तो यहां पर VB बराबर VA निकल आएगा। आप कुछ ना कुछ बढ़िया समझ गए होंगे। नंबर 2 की बात करते हैं बेटा। नंबर 2 में आते हैं डेल्टा VCB, अगर मैं इसको VC माइनस VB लिख दूं तो देखिए यहां पर VCB में C और B का जिक्र किया जा रहा है, तो हम वही फॉर्मूला लगा देंगे, E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। माइनस साइन छोड़ेंगे, बाद में कौन बड़ा कौन छोटा उसके हिसाब से लगाएंगे जिससे गड़बड़ ना हो। तो यहां पर डेल्टा V के लिए E इंटू DR लिखेंगे हम लोग, और यहां हम जान रहे हैं C बड़ा कि B बड़ा, तो C देखिए बाद में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो तो V घटता है, तो VC छोटा है VB बड़ा है, VC छोटा है VB बड़ा है, और ये वैल्यू हो जाएगी निगेटिव, क्योंकि VC छोटा है VB बड़ा है। कैसे मालूम, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल गिरता है, तो VB यहां बड़ा है VC यहां छोटा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। उसकी वैल्यू शायद दी थी 300 न्यूटन पर कूलम, माइनस साइन भी लगाना होगा इधर, -300। और DR की बात करते हैं तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये यहां से देखिए ये कोऑर्डिनेट, इसके x कोऑर्डिनेट 4 है, ये -3 है, तो ये 7 मीटर, मीटर्स में 7 मीटर आ गया, तो इंटू 7 मीटर, तो -2100 वोल्ट इज द आंसर।
नंबर 2 का आंसर आ गया, बिल्कुल प्रेम से, कोई समस्या नहीं। नंबर 3 की बात करते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह पकड़ बन जाए इसलिए मैंने पकड़ा है। और यहां अगर डेल्टा वीसीए की बात करें तो इसे आप लिख दोगे वीसी माइनस वीए। वीसी लिखा और वीए, देखिए वीसी माइनस वीए था, ए बी सेम है, तो ए बी सेम है तो यहां वीसी माइनस वीबी लिख देते हैं। अब वीसी माइनस वीबी का मतलब क्या है, ये डेल्टा वीसीबी है। और डेल्टा वीसीबी कितना है, डेल्टा वीसीबी माइनस 2100 वोल्ट है, तो ये माइनस 2100 वोल्ट आपका आंसर आ गया। इस तरह से इसको भी नोट कर लीजिए, जैसे पूरी बात, बहुत कुछ पावर पैक्ड ये वीडियो था, आपको इससे फायदा मिले। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके है जैसे भी उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। काफी सेलेक्टेड या कम पार्ट्स बना रहा हूं मैं, जिससे पावर पैक्ड वीडियो रहे, ज्यादा पार्ट्स आपको ना देखने पड़े। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका प्रेजेंटेशन अगर आपको चाहिए तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बेटा।